बहुत बहुत नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है 15 मिनट सीरीज में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम इस सीरीज के अंदर हर क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। तो आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन ना आए, और अगर आर्टिकल से क्वेश्चन आए और प्रेसिडेंट का आर्टिकल ना आए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में स्टार्टिंग करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राइट, चलिए। तो यहां पर हमारे सामने कुछ ऐसे आर्टिकल है जो एग्जाम में कई बार आते हैं। मैं आपको एक एक समझाने का ट्राई करूंगा इनको। कि आर्टिकल 52 क्या बोलता है? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में दो बड़े पद हैं, एक राष्ट्रपति का और एक प्रधानमंत्री का। राष्ट्रपति को बोलते हैं नॉमिनल हेड, प्रधानमंत्री को बोलते हैं रियल हेड। तो अगर राष्ट्रपति की बात करी जाए तो राष्ट्रपति हमारे भारत का पहला नागरिक और पहला सिटीजन भी होता है ना। तो इसीलिए जैसे कि हमारा देश रिपब्लिक है, तो रिपब्लिक का मतलब यही हो गया ना, है ना, कि हमारा अपना एक राष्ट्रपति है, हेड ऑफ द स्टेट है। तो राष्ट्रपति आर्टिकल 52 के अंतर्गत भारत का एक होना चाहिए। अब कैसे चुना जाएगा? राष्ट्रपति को चुना जाएगा चुनाव करा के, राष्ट्रपति को प्रॉपर इलेक्शन के तरीके से चुना जाएगा। अब आप लोग बोलोगे सर आज तक हमने राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट। राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है इनडायरेक्ट, ध्यान रखेंगे इस बात को। आर्टिकल 55 हमको यह बताता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन का मैनर क्या रहेगा। कि आर्टिकल 52 बोल रहा है कि राष्ट्रपति होना चाहिए भारत का, आर्टिकल 54 बोल रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के जरिए चुना जाएगा, आर्टिकल 55 बोल रहा है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मैनर क्या रहेगा, कैसे करा जाएगा, उसकी प्रैक्टिस कैसे होगी, है ना। आर्टिकल 56 टर्म ऑफ ऑफिस, कि राष्ट्रपति के टाइम पीरियड का या राष्ट्रपति का टेन्योर क्या होता है। तो राइट आंसर इज 5 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। 5 इयर्स इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन, हमारे भारत में जो एक बार बंदा या एक बार जो राष्ट्रपति चुन लिए गए जिन्हों को, क्या वो दोबारा राष्ट्रपति उनको चुना जा सकता है? राइट आंसर इज यस। हमारे भारत में कोई लिमिट नहीं है, हमारे भारत में कोई भी लिमिट नहीं है राष्ट्रपति को चुनने की। राष्ट्रपति को आप इजीली, मतलब हमारे भारत में जो राष्ट्रपति एक बार बन चुके हैं वो कितनी भी बार इलेक्शन लड़ सकते हैं, कितनी भी बार राष्ट्रपति की गद्दी पर आके बैठ सकते हैं। राइट, चलिए। क्वालिफिकेशन, अच्छा चलो ये बात तो हो चुकी है कि जितनी मर्जी बार चाहे आके बैठ जाओ, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज आपकी एज होनी चाहिए 35 साल। दूसरी चीज आप भारत के नागरिक होगे, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए, कि आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, कि आप लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल होने चाहिए। यह बहुत सिंपल सा पॉइंट है, इसमें कोई खास बात लेकर आपने ध्यान रखना। अगर आप एग्जाम में आ जाए तो आपको ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 60 ओथ की, यानी कि शपथ की बात करेगा, कि प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलवाएगा? प्रेसिडेंट को शपथ दिलवाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लास्ट आर्टिकल 61 इंपीचमेंट, यानी कि महाभियोग, यानी कि महाभियोग, ध्यान रखेंगे इस बात को। राइट, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हुए रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, और ये सारे आपके एग्जाम में एक बार नहीं कई बार आ चुके हैं और बार बार भी आएंगे। चाहे आपका एग्जाम एसएससी का हो, चाहे आपका एग्जाम CGL, CHSL, MTS, GD, आपका CPO, स्टेनोग्राफर, AA जो चल रहा है आजकल, आपका मान लीजिए रेलवे का है, CDS का है, NDA का है, UPSC का है, स्टेट PCS का है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे। अब बच्चे मुझसे बार बार एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपकी जो ये क्लासेस हैं, जो आप 15 मिनट सीरीज चला रहे हैं, इनकी PDF कहां से मिलेगी? बच्चा, आपको PDF के लिए हमारी अड्डा की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और ऐप की डाउनलोड करके आपको GS बाय साहिल मदान, GS बाय साहिल मदान करके आपने ग्रुप को ज्वाइन करना है। इस ग्रुप में आपको मेरे 15 मिनट सीरीज की क्लासेस और बाकी जो मेरी डेली क्लास होती है, आपको सारी क्लास यहां मिल जाएंगी। राइट, चलिए। तो अब हम करेंगे प्रेसिडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात। पहला क्वेश्चन, हाउ इज द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया, कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? अगर आपको ध्यान से सोचो तो आपने आज तक कभी भी राष्ट्रपति का चुनाव के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया होगा। हमने आज तक प्राइम मिनिस्टर के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता ही नहीं है। चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है या MLA का होता है ना। तो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इनडायरेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज अप्रत्यक्ष रूप से इज द करेक्ट आंसर। अप्रत्यक्ष रूप से इज द करेक्ट आंसर।
लेकिन आपको बताना मैं चाहता हूं, लेकिन आपको बताना मैं ये चाहूंगा कि पार्टिसिपेट तो सही है, लेकिन कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। देखो आर्टिकल 54 हमें यह बोल रहा है कि प्रेसिडेंट को इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा, प्रेसिडेंट को इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा। लेकिन इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कौन कौन करेगा? बहुत सिंपल आंसर है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि निर्वाचित मेंबर्स ही आपके पार्टिसिपेट करेंगे। अब वो निर्वाचित मेंबर कौन कौन से होंगे? एक लोकसभा के, राज्यसभा के, साथ साथ विधानसभा के, साथ साथ विधानसभा के, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, विधानसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे। विधानसभा कौन कौन? हर राज्य की विधानसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, दिल्ली की विधानसभा के मेंबर पार्टिसिपेट करेंगे, साथ साथ पुडुचेरी के विधानसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, चाहे मेंबर कोई भी हो, लेकिन ओनली एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट, ओनली एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स कैन पार्टिसिपेट, राइट। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन से आर्टिकल में यह लिखा गया है, इनमें से कौन से आर्टिकल में लिखा गया है कि संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? यानी कि इनमें से संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहां लिखा गया है? द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। हमारे भारत में जो यूनियन गवर्नमेंट है उनसे रिलेटेड यूनियन एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर हुआ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुआ, सीएजी, कैग हुआ, प्रेसिडेंट साहब हुए, तो उन सबके जो ऊपर सबसे हेड वाली पोस्ट है वो प्रेसिडेंट है। और ये कहां लिखा हुआ है? राइट आंसर इज 53, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे। हु अमंग द फॉलोइंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डाइड वाइल इन ऑफिस? यानी कि प्रेसिडेंट के पद पर, राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए किसकी मृत्यु हुई है? इन चारों में से केवल दो लोग हैं, दो राष्ट्रपति हैं ऐसे जिनकी मृत्यु हुई है पद पर रहते हुए। पहले का नाम है जाकिर हुसैन, पहले का नाम है जाकिर हुसैन, जो हमारे भारत के तीसरे प्रेसिडेंट थे। सेकंड नाम है हमारा फखरुद्दीन अहमद साहब। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी। पहले बने राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति। दूसरे बने हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तीसरे बने जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी साहब ने कुछ समय के लिए गद्दी को संभाला, फिर दोबारा वीवी गिरी साहब प्रॉपर प्रेसिडेंट बने, फिर उनके बाद बने फखरुद्दीन अली अहमद साहब, लेकिन उनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुई थी। तो राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, चलिए बच्चे। इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, या राष्ट्रपति के इलेक्शन में इन चारों में से कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इन चारों में से कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? क्या लगता है आपको? मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप मुझे दें, राइट। हम ऑलरेडी बात करके आए हैं कि लोकसभा के मेंबर्स, राज्यसभा के मेंबर्स और विधानसभा के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहां पर पहले पॉइंट में लिखा है कि विधान परिषद के सदस्य तो ये नहीं करते। तो राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बच्चे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ पार्डनिंग अंडर। इनमें से कौन से आर्टिकल में पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है? इनमें से कौन से आर्टिकल में पार्डनिंग पावर प्रेसिडेंट के पास है? राइट आंसर इज आर्टिकल 72 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 72 इज द करेक्ट आंसर। पार्डनिंग पावर क्या होती है? हमारे देश में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। मानो सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सजा सुनाई हुई है, वहां पर प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो उसकी सजा को माफ कर सकते हैं, सजा को चेंज कर सकते हैं, सजा को कम भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं पार्डनिंग पावर या फिर माफ करने की शक्ति। हमारे देश में पार्डनिंग पावर दो लोगों के पास है, माफ करने की शक्ति हमारे पास दो लोगों के पास है। एक हमारे प्रेसिडेंट साहब आर्टिकल 72 के अंतर्गत, सेकंड हमारे गवर्नर यानी कि राज्यपाल राज्य में आर्टिकल 161 के अंदर। तो दोनों आर्टिकल याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी इंपीच्ड
फॉर वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच आर्टिकल? भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग इन चारों में से कौन से आर्टिकल के अंतर्गत हो सकता है? आई थिंक ये बात आप ऑलरेडी जानते हो। राइट आंसर इज आर्टिकल 61 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 61 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 52 बोलता है कि राष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 74 बोलता है कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसके हेड होंगे प्राइम मिनिस्टर और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करेंगे हर काम के लिए। आर्टिकल 78 बोलता है कि एक प्रधानमंत्री होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा। राइट, लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां पर आर्टिकल 61 करेक्ट है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि भारत, इसका जो हमारे प्रेसिडेंट साहब का जो इंपीचमेंट है, हमारे प्रेसिडेंट साहब का जो इंपीचमेंट है वो संसद के कौन से हाउस से, संसद के कौन से सदन से या संसद के कौन से हाउस से स्टार्ट किया जा सकता है? लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही स्टार्ट किया जा सकता है। इसको थोड़ा सा हम और पढ़ने का ट्राई करेंगे, आई होप कि आपके काम आ पाए एग्जाम में। बात करेगी इंपीचमेंट, आर्टिकल 61 इनिशिएट कहां पे कर सकते हैं, स्टार्ट कहां कर सकते हैं? लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर कर सकते हैं। मानो कि लोकसभा के अंदर इनिशिएट हुआ प्रोसेस इंपीचमेंट का, तो उस पे यानी कि उस सदन के अंदर वोटिंग स्टार्ट हो, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है वैसे तो, स्पेशल मेजोरिटी की वोटिंग स्टार्ट हो, उससे पहले 1/4 मेंबर्स की मंजूरी चाहिए होगी। 1/4 मेंबर की मंजूरी चाहिए होगी कि दैट रेजोल्यूशन शुड बी साइंड बाय 1/4 मेंबर। ठीक है, अब मानो कि 1/4 मेंबर साइन कर देते हैं और पहले आपके हाउस में वोटिंग स्टार्ट कर भी देते हैं। उसी के समय प्रेसिडेंट को 14 डेज का नोटिस दिया जाएगा कि आप अपने पॉइंट्स को कलेक्ट कर लो कि आपने अपनी सफाई में क्या क्या पॉइंट रखने हैं। राइट, फिर उसके बाद जैसे लोकसभा के अंदर स्टार्ट हुआ, 1/4 मेंबर ने यस भी कर दी, प्रेसिडेंट को टाइम भी मिल गया, मानो कि स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा के अंदर इंपीचमेंट पास भी हो गया। फिर जाएगा वो राज्यसभा के अंदर, फिर जाएगा वो राज्यसभा के अंदर। अब राज्यसभा उसमें एज एक इन्वेस्टिगेशन हाउस की तरह काम करेगा। एक कमेटी बनाई जाएगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी कि जो राष्ट्रपति के ऊपर जुर्म लगाए गए हैं, वायलेशन की, कहते हैं ना कि हमने धाराएं लगाई हैं, तो उसके बारे में बात करी जाएगी, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और उसके अंदर प्रेसिडेंट के पास भी हक होगा अपनी सफाई को पेश करने के लिए। राइट, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर इन्वेस्टिगेशन हाउस यानी कि राज्यसभा अगर ये बोलता है कि हां भैया हम इन्वेस्टिगेशन करके ये बोल सकते हैं कि इंपीचमेंट होना चाहिए, तो फिर राज्यसभा के अंदर भी 2/3 यानी कि स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाएगा। अगर लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी 2/3 मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी से अगर पास हो जाए तो प्रेसिडेंट को अपने पद से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। लेकिन भारत में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। राइट, चलिए अगला पॉइंट, द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी इनिशिएटेड इन, क्या बात है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर कर सकते हैं। संसद का कोई भी सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी के अंदर भी आप इंपीचमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। 8वां क्वेश्चन, अ कैंडिडेट मस्ट बी अ मिनिमम ईयर ऑफ एज, यानी कि एक प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए? राइट आंसर इज 35 इज द करेक्ट आंसर। चाहे प्रेसिडेंट बनना है, चाहे गवर्नर बनना है, चाहे वाइस प्रेसिडेंट बनना है, द मिनिमम एज इज 35। मैक्सिमम कोई एज नहीं है, रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। जैसे हमारे यहां पर जजेस की, हाई कोर्ट में रिटायरमेंट की एज 62 साल है, सुप्रीम कोर्ट में रिटायरमेंट की एज 65 साल है। प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, गवर्नर की रिटायरमेंट की एज कोई नहीं होती है। अगर आपने बनना है लोकसभा का मेंबर तो 25 साल, अगर आपने बनना है राज्यसभा का मेंबर तो एज होगी 30 साल। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? तो जरा एक एक करके पढ़ेंगे स्टेटमेंट को। भारत के संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है भैया। आर्टिकल 61 इंपीचमेंट की बात करता है, आर्टिकल 61 इंपीचमेंट की बात करेगा डेफिनेटली। आपका पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, महाभियोग का प्रस्ताव यानी कि इंपीचमेंट का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। हम लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं पर भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्य के कम से कम 2/3 बहुमत, डेफिनेटली अगर 2/3 मेजोरिटी से, अगर 2/3 मेजोरिटी की जरूरत है दोनों हाउस में,
तो राइट आंसर इज डी। लेकिन डी भी लिखा क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, नहीं, गलत लिखा हुआ। केवल और केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केवल और केवल वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यही वर्ड संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि संविधान के उल्लंघन करने के लिए, कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग आर्टिकल 61 के अंतर्गत चलाया जा सकता है। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए। तो राइट आंसर इज डी, क्योंकि स्टेटमेंट हम गलत ढूंढ रहे हैं और ऑप्शन नंबर डी यहां पर गलत है। आइए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टर्म्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट? देखो भैया, आपके सामने एक ऑप्शन 38 दिया है, एक ऑप्शन 36 दिया है, ये दोनों डीपीएसपी के आर्टिकल है। आर्टिकल 54 बोलता है कि राष्ट्रपति को इलेक्शन के द्वारा चुना जाएगा, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। राइट आंसर इज 56 इज द करेक्ट आंसर। बात हो रही है किसकी? टर्म की, और टर्म कितनी है? टर्म है 5 साल, यानी कि 5 साल का राष्ट्रपति का टेन्योर रहेगा। राइट, इसी के साथ साथ